In the name of Allah, the most beneficent, the merciful। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 64 और उसके ऊपर जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसा कि इसके टाइटल से आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे होते हैं, यानी उनका एक कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो होते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक तरतीब से आ रहे हों, लेकिन अगर उनकी कॉन्टीन्यूटी टूट जाती है तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट। Scholars of structural linguistics usually worked with the cutting, number one, cutting, classifying and labeling elements of language, which is the process of IC analysis. IC analysis, immediate constituent analysis। आईसी एनालिसिस में जो आईसी एनालिसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 इज़ कटिंग, नंबर 2 इज़ क्लासीफाइंग एंड नंबर 3 इज़ लेबलिंग। ठीक, कटिंग से मुराद ये है कि आप सेंटेंसेस को कट किस तरह से करते हैं, क्लासीफाई उनकी दर्जाबंदी करते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स हैं तो उनको एक साइड पे कर दें, नाउन्स हैं तो एक साइड पे कर दें, वर्ब्स हैं तो एक साइड पे कर दें, ये क्लासीफाइंग होगी। और लेबलिंग क्या होगी, जब हम उसको लेबल करेंगे अंडर सर्टेन हेड्स, कि हम उसको वर्ब फ्रेज में, नाउन फ्रेज में, जब हम वर्ब नाउन फ्रेज में एक डिटर्मिनर और नाउन को एक हेड के अंडर लेबल कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लेबलिंग कहते हैं। Elements of language, which is the process of IC analysis, among the difficulties they encountered in following this method was that it was simply not possible to cut into neat segments certain sequences। वहाँ पर जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि कुछ सीक्वेंसेस को नीट सेगमेंट्स में नहीं तकसीम किया जा सकता था। उसमें हुआ क्या, उसमें ये हुआ कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर थे। जैसे एक फिनिश अप एक फ्रेज़ होती है जिसका मतलब होता है ख़त्म कर देना। आई हैव फिनिश्ड इट अप, इसमें अब अप जो है, जो कि फिनिश का हिस्सा था, वो अपनी जगह तब्दील कर लेता है, वो कॉन्टीन्यूअस नहीं रहा, वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया। उस एलिमेंट ने अपनी जगह चेंज कर ली, तो जब वो जगह चेंज की तो उसको लेबल करना मुश्किल हो गया। जब हमने उसको कट किया तो इसकी जो नीट सेगमेंटेशन होनी थी वो नीट नहीं हुई, उसके अंदर एम्बिग्विटी आ गई, डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई, उसका तवातुर जो है वो ख़राब हो गया। एज द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टुगेदर आर सेपरेटेड बाय सम अदर एलिमेंट। इसमें होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ बिलोंग करते होते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुराद ये होता है कि एक वर्ड जो है वो एक ख़ास तबके का हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज़ के अंदर जो उसके अंदर एक तो होगी प्रपोजिशन और एक उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन, प्रोनाउन, या उसके अंदर प्रपोजिशनल फ्रेज़ में एक नाउन और उसके साथ प्रपोजिशन, या एक प्रोनाउन और उसके साथ प्रपोजिशन होगी, तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ हो जाएगी। अब अगर उनको एक साथ लिखने के बजाय एक नाउन को बहुत शुरू में लिख दिया जाए और प्रपोजिशन को बिल्कुल एंड पे ले जाया जाए और दरमियान में कुछ और एलिमेंट्स आ जाएं जो वर्ब्स हों, एडजेक्टिव्स हों, एडवर्ब्स हो सकते हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी उसमें क्या होगा, कॉन्टीन्यूटी ऑफ द सेंटेंस, उसकी जो सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। There is thus a discontinuity in the sequence. Such constituents are known as discontinuous constituents। ऐसे constituents जो
अपनी सही सीक्वेंस में मौजूद ना रहें, उसे हम डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इसके बाद है जनाब, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज़ द सीक्वेंस द फाइनेस्ट ऑरेटर इन द वर्ल्ड। ही sequence the finest naturally goes within the word. Orator forms the other IC, but it interferes with the former to create discontinuity. Very example is the finest orator in the world. He sequence the finest. ही जो है द फाइनेस्ट से पहले ही आना था, ही के बाद आया द फाइनेस्ट। ही इज़ द फाइनेस्ट ऑरेटर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर जो ही है, एक तो इस द फाइनेस्ट ऑरेटर में ही मिसिंग है, ठीक है। ही इज़ द फाइनेस्ट ऑरेटर इन द वर्ल्ड अगर होता है तो फिर ही ने सीक्वेंस बनाया, ही ने सीक्वेंस बनाया इस फाइनेस्ट के साथ, यानी ही के फ़ौरन बाद हमने इज़ द फाइनेस्ट लगाया। नेचुरली गोज़ विद इन द वर्ल्ड, और ये जो द फाइनेस्ट है ये जाएगा इन द वर्ल्ड के साथ। अब ये देखेंगे हमारे पास ये जो फ़िक्रा है इसके अंदर ही इज़ द फाइनेस्ट, सीक्वेंस 1 ये, सीक्वेंस 2 ये द फाइनेस्ट, ऑरेटर इन द वर्ल्ड ये तीसरा हिस्सा है। अगर हम इस फ़िक्रे को यूँ बोलें द फाइनेस्ट ऑरेटर ही इज़ इन द वर्ल्ड, तो ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ऑरेटर फॉर्म्स द अदर IC। अब यहाँ पर जो ऑरेटर है वो एक सेपरेट एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहा है। ये 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनको मैंने 1 2 3 से आपको शो किया है, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, लेकिन ऑरेटर के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऑरेटर जो है ये एक अलहदा से एक पूरी एक वो स्ट्रिंग बनाता है। ये बेसिकली स्ट्रिंग्स बनती हैं इसकी, बट इट इंटरफेयर्स विद द फॉर्मेट टू क्रिएट डिसकॉन्टिन्यूअसी। ये जो द ऑरेटर है इसने क्या किया, इसने इसकी कॉन्टिन्यूटी जो थी द फाइनेस्ट, ही इज़ द फाइनेस्ट ऑरेटर इन द वर्ल्ड, फाइनेस्ट और इन द वर्ल्ड के दरमियान में जो चीज़ आ गई वो ऑरेटर थी। Phrasal verbs produce the most familiar types of discontinuous constructions we can use in sentences. Such phrasal verbs as put down, put away, push away, brush off, make up, look up, etc. to see how discontinuous constructions are created by them. अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करना चाहें तो ये देखिए जनाब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। He brushed her explanation off. He brushed her explanation off. He brushed off, basically brushed के साथ off आना था। He brushed the dust off his coat. He brushed the dust off. brushed off जो है basically ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रश्ड ऑफ। अब यहाँ पर आप इस फ़िक्रे में देख सकते हैं कि ये ब्रश्ड के साथ नहीं लगा हुआ बल्कि ये इससे दूर हो गया है। जब ये इससे दूर हो गया ये ब्रश्ड और ये ऑफ, तो इसने क्या किया, इनके दरमियान में डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिएट की इस हिस्से ने, द डस्ट ने। द मोब पुश्ड हिम अवे। पुश्ड अवे जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका और इसका आपस में ताल्लुक़ है। हिम ने इसको इंटरफेयर किया। द जनरल सून पुट द अपराइजिंग डाउन। पुट डाउन, पुट और डाउन जो है दे मेक वन फ्रेजल वर्ब दैट इज़ पुट डाउन, और इन दोनों की कॉन्टीन्यूटी को डिस्टर्ब किया यहाँ पर द अपराइजिंग ने। तो हम ये देखते हैं कि देर आर सर्टन वर्ड्स जो कि इनकी कॉन्टीन्यूटी को ख़राब करते हैं। शी मेड द होल स्टोरी अप, मेड अप बनाना, शी मेड अप द होल स्टोरी होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देर आर सर्टन रूल्स जिसकी वजह से ये अप जो है वो एंड पे जा रहा है। सो शी मेड द होल स्टोरी अप, यहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूटी होगी, और ये वाला जो पोर्शन था इसने इसके अंदर कॉन्टीन्यूटी क्रिएट की। इन सच कंस्ट्रक्शंस द एडवर्ब्स ऑफन फॉलो द ऑब्जेक्ट। एडवर्ब्स जो होते हैं बेसिकली
वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, दो दे बिलोंग विद द वर्ब. In interrogative sentences, the discontinuity process is quite obvious. Is she coming? This can be shown by using boxes. This can be shown by using boxes. इसका मतलब ये है कि इनको शो करने के लिए हम बॉक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट इज़ शी कमिंग. हमने जो सीधा एक फ़िक्रा होता है उसके अंदर शी इज़ कमिंग होता है, लेकिन जब हम इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो दिस टेक्स द प्लेस ऑफ दिस एंड दिस टेक्स द प्लेस ऑफ दिस, तो ये डिसकॉन्टीन्यूटी क्रिएट हो जाती है. यहाँ पर था जनाब ये क्या डिसकॉन्टीन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. फॉर्म क्लासेस. फॉर्म क्लासेस क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेंटेंस हैव द इनहेरेंट लेक्सिकल मीनिंग एज वेल एज द क्लास मीनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनके अंदर दो तरह के मीनिंग्स होते हैं. एक उसका इनहेरेंट लेक्सिकल मीनिंग है, लेक्सिकल मीनिंग जो उसकी डिक्शनरी का मीनिंग है, एंड सेकंड इज़ द क्लास मीनिंग. क्लास मीनिंग कि वो किस क्लास ऑफ वर्ब के साथ रिलेटेड है. एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लास मीनिंग असाइन अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट अकरिंग इन. ये क्लास मीनिंग बेसिकली वही कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कि एक क्लास मेंटेन जब करता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है. एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लास मीनिंग assigns a particular component occurring in the sentence structure a function meaning. These places or spots are structurally meaningful places in the sentence. What kind of form can be filled in these places depends on their position. Position ये बताएगी कि ये कौन सी क्लास से रिलेटेड है. डक्स जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो नाउन फ्रेज हैं क्योंकि दिस इज़ अ नाउन, एंड स्विम ये जो हैं ये वर्ब फ्रेज से रिलेटेड है. द मोस्ट बेसिक डिकॉटमी इज़ बिटवीन अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज. एन utterance or a sentence must have two components. These are also known at another place as the topic and the comment. मतलब हमेशा याद रखिएगा कि एक सेंटेंस जो होता है दैट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ. आईसी एनालिसिस में, ट्री डायाग्रामिंग में और आपकी जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस हो गया इसमें, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर में, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर में सेंटेंस ऑलवेज हैज़ टू पार्ट्स. वन इज़ द नाउन फ्रेज एंड अदर वन इज़ द वर्ब फ्रेज. सो ये ज़रूरी है, ये याद रखना है आपने. जब भी आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकालनी है या आईसी एनालिसिस करना है या आपने फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर करना है तो आपने इसके जो हिस्से बनाने हैं, सेंटेंस की जो डायरेक्ट डिवीजन होगी वो नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में होगी. आगे चल के बाकी जो उसकी शाखें हैं वो बनेगी. तो जनाब दीज आर ऑल्सो नोन एट एन अदर प्लेस एज द टॉपिक एंड कॉमेंट. दीज आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म क्लास. एनी अदर सीक्वेंस और सीक्वेंसेस दैट कैन रिप्लेस डक्स विल प्ले द सेम स्ट्रक्चरल रोल. आप देखिए अगर हम ये देखते हैं डक्स स्विम, डक्स की जगह पर हम कोई और लफ्ज़ लगा लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लगा लेते हैं जनाब द फिश लिख लेते हैं. ठीक है, तो फिश जो है वो चूँकि नाउन फ्रेज में आ रही है तो इट हैज़ फॉर्म्ड द सेम क्लास. यहाँ पे आप कोई भी नाउन्स लगाते जाएंगे. यहाँ पर वर्ब को भी रिप्लेस कर सकते हैं आप, किसी भी वर्ब से रिप्लेस करते जाए. जितने भी आप वर्ब्स रिप्लेस करते जाएंगे और इधर जितने भी नाउन्स रिप्लेस करते चले जाएंगे वो सारे के सारे बेसिकली क्या होंगे, वो एक क्लास फॉर्म कर रहे होंगे. सो उनके क्लास वाइज उनका एक ही मीनिंग होगा. फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ टू डक्स, द टू ओल्ड डक्स और बर्ड्स, द माइग्रेटरी बर्ड, बॉयज़, द यंग बॉयज़ एट्सेट्रा. कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसके अंदर नाउन होना ज़रूरी है क्योंकि इट हैज़ टू मेंटेन द क्लास, इट हैज़ टू कम अंडर द नाउन फ्रेज etc. Similarly, sequences that can replace swim की जगह पर अब कौन कौन से sequences हो सकते हैं? That can be keeping, that can be keeping the same structural relationship to noun phrase are called verb phrases. Thus, we can replace swim with such possible sequences as eat slowly, walk fast, speak loudly and so on. कुछ भी verb की form लगा लें, कुछ भी verb लगा लें, जो भी आप लगाएंगे चूँकि वो वर्ब फ्रेज से रिलेटेड होगा लिहाजा वो इसी क्लास से होगा.
Such structural positions are called form classes and are also referred to as primary grammatical categories. In traditional grammar, the major parts of speech were associated with certain typical syntactic functions. Major parts of speech जो है उनके syntactic functions हैं. Syntactic function से मुराद ये है कि वो syntactically syntax के हवाले से एक ख़ास किरदार अदा करते हैं. The basic primary grammatical categories we have just identified in the sentence ducks swim can be shown diagrammatically as follows. Ducks swim. Ducks is a noun phrase and swim is a verb phrase. So a constituent in English has two types of meaning. A lexical meaning, important है जनाब. एक constituent जो होता है अंग्रेज़ी में उसके दो तरह के मीनिंग होते हैं. नंबर वन उसका लेक्सिकल मीनिंग एंड दैट कैन बी नोन बाय द इट्स एबिलिटी टू रिफर टू थिंग्स आउटसाइड द लैंग्वेज. अ डिक्शनरी गिव्स अस द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ वर्ड्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि जो डिक्शनरी की मीनिंग है उनको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल मीनिंग्स. And the structural form class meaning, whose meaning derives from their membership of a form class. Certain words clearly show lexical meaning: chair, table, man, etc., etc. So janab, this was about form classes. Then girl, hair, eyes, so on. In certain words, form, class, meaning are more dominant. The of, from, by, since, etc. ये सारे एक क्लास बना रहे हैं. But there is no word which does not possess form class. कोई भी ऐसा वर्ड दुनिया में नहीं होता जो क्लास फॉर्म ना करता हो. रीज़न क्या है? रीज़न ये कि जब भी हमने कोई सेंटेंस लिखना है तो उसके पार्ट्स तो होंगे ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही होंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर नहीं आ सकते. तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, वन पार्ट ऑफ स्पीच विल मेक वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज. वो इसके अलावा नहीं हो सकते. दे मस्ट मेंटेन अ क्लास. उन्हें किसी न किसी क्लास से रिलेटेड होना ज़रूरी है. We have already noted that an utterance or sentence can be divided into a noun phrase, a verb phrase by virtue of their having different basic syntactic functions. ये बात दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले. जब आपको मैंने ट्रीज़ बनाने के लिए दी थी तो आपकी ट्रीज़ गलत इस वजह से हुई थी कि आपने जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर जो ये होता है, सेंटेंस हैव आ NP एंड VP, ये आपने बनाया ही नहीं था. फर्दर डिवीजन तो तब होगी ना NP एंड VP की जब आप पहले इसको नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में डिवाइड करेंगे. अगर आप उसे डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर उसकी कोई क्लासिफिकेशन ना हुई. एक सेंटेंस इन ग्रामेटिकल एनालिसिस एंड IC एनालिसिस इन फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर मस्ट हैव फर्स्ट टू पोर्शंस, दैट इज़ द नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज क्या होती है? What we see in a noun phrase is that sequence occurring in this slot are all centered on the same category of word noun. इस पे हम बड़ी लंबी डिस्कशन कर चुके हुए हैं कि नाउन फ्रेज़ होती क्या है. ऐसी फ्रेज़ जिसके अंदर नाउन मौजूद हो और उसके साथ एक डिटर्मिनर मौजूद हो तो हम उसको noun phrase बोलते हैं. However complex a sequence may be that occurs in this position, it can be placed by a single noun or pronoun. मतलब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर एक सिंगल नाउन और सिंगल प्रोनाउन हो तो क्या हम उसको नाउन फ्रेज कहेंगे? यस. जब आप लेबलिंग करेंगे तो आप उसको पहले नाउन फ्रेज कंसिडर करेंगे. अगरचे उसमें जो डिटर्मिनर वाली प्लेस होगी वो ज़ीरो रह जाएगी, वो खाली रह जाएगी, वो शो नहीं होगी. इट इज़ कॉल्ड एन NP. Any phrase that can function as a subject is a noun phrase. Very important. इसको दिल पे भी लिख लीजिए, दिमाग पे भी लिख लीजिए और इसको हमेशा याद रखिए. कोई भी ऐसी फ्रेज जो फंक्शन कर सकती है एज अ सब्जेक्ट इज़ अ नाउन फ्रेज. सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एक्शन. डन? ओके जी. उसके बाद है जनाब, these identifiable actual words that can be isolated by gradually peeling off their words without damaging the sentence structure is a noun in NP. अब जब आप उसकी फर्दर बाइफर्केशन करेंगे तो नाउन वहाँ ज़रूर मौजूद होगा और इवन कैन बी प्रोनाउन ओवर देयर, लेकिन
उसके साथ फर्दर चीज़ें हो सकती भी हैं और नहीं भी हो सकती। सच वर्ड्स आर कॉल्ड हेड वर्ड्स। वहाँ पर चूँकि नाउन का होना ज़रूरी है तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेड वर्ड्स बोलेंगे। वो जो नाउन वहाँ पर मौजूद होगा वो हेड वर्ड होगा। दे मे बी अ नाउन ऑफ एनी टाइप और अ प्रोनाउन। वो क्या हो सकते हैं, वो किसी भी तरह का एक नाउन भी हो सकता है और वो किसी भी तरह का एक प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन एंड प्रोनाउन ऑफ एनी टाइप विल मेक वन नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ नाउन फ्रेज, माई फ्रेंड, द न्यू कार, द कार दैट एंड यू। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट की गई हैं इन ऑर्डर टू शो द नाउन फ्रेजेस। द सीक्वेंस ऑफ अकरिंग इन सेक्शन ए आर ऑल NP। इन द फर्स्ट सेंटेंस, ये जो सारा सेक्शन ए है इसके अंदर ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये नाउन फ्रेजेस हैं, मतलब ये NP को शो कर रही हैं और ये VP को शो कर रही हैं। रिज्यूम्ड हर सीट, wasted his time, run smoothly, created problems, bought yesterday। इसमें जो important elements हैं वो ये हैं क्योंकि ये verbs हैं। verb phrase में verb का होना ज़रूरी है और noun phrase में subject noun and pronoun का होना ज़रूरी है। तो अगर ये एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं तो हम ये कहते हैं कि एक तो ये वन कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे हैं जिसे हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं, और दूसरा ये कि ये नाउन फ्रेज़ कंसिडर किया जाएगा और वर्ब फ्रेज़ का भी सेम केस होगा। इन द सेकेंड सेंटेंस, माई फ्रेंड कैन बी आइडेंटिफाइड एज नाउन। माई जो सेकेंड सेंटेंस है, माई फ्रेंड में जो फ्रेंड है आप लोगों को पता है कि वो नाउन है, और माई जो है वो एक पोसेसिव प्रोनाउन है जिसने क्या किया, मॉडिफाई किया टू दिस नाउन। माई फ्रेंड में से माई ने मॉडिफाई किया फ्रेंड को। सिमिलरली द न्यू कार शोज कार अ नाउन विच इज़ द हेड, सो ऑल्सो the last sentence, the sentences 2, 3 and 4, if we remove the determiners and modifiers, we will be finally left with the noun that will still be functioning as syntactically relevant function word। ये बात मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि आप उसके साथ डिटर्मिनर्स या मॉडिफायर्स हैं या नहीं हैं, लेकिन नाउन का होना ज़रूरी है। जब वो नाउन होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नाउन फ्रेज। बट इफ़ वी रिमूव द नाउन कार और फ्रेंड, द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विल सफ़र एंड वी शैल बी क्रिएटिंग इम्पॉसिबल सेंटेंसेज लाइक माई वेस्टेड हिज टाइम, माई व्हाट, एंड द न्यू रन स्मूथली, runs what, as Nobel, Brute and Roberts defines it in a phrase, very important, इसको भी याद कर लीजिएगा। In a phrase containing a modified form, the essential center of the phrase is said to be the head of the phrase। तो आपने head phrase, head words को की definition भी देख लेनी है कि वो क्या होती है। Head words are recognized as consisting on an open class। This is the place or spot or slot where any word that can function as noun can become the head word। We may have a sentence like, there are too many ifs and buts in your argument। Ifs and buts function here as noun। Therefore, as head words can function as subject and can occur as कॉम्प्लीमेंट। दो चीज़ें हो गई, एक तो ये एज अ सब्जेक्ट वर्क कर सकता है और दूसरा ये एज अ कॉम्प्लीमेंट वर्क कर सकते हैं हेड वर्ड्स। दे फॉलो डिटर्मिनर्स विच आर क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। दे शो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस फॉर फॉर्म एंड क्लास। अ सिंगल नाउन कैन बी द हेड एज वेल एज द NP इन अ सेंटेंस। सिंगल नाउन फ्रेज भी हो सकता है और हेड वर्ड भी हो सकता है। इन अली रिजर्व्ड हिज सीट, अली इज़ अ नाउन, अली रिजर्व्ड हिज सीट, अली इज़ अ नाउन, रिजर्व्ड इज़ अ वर्ब, हिज इज़ अ प्रोनाउन एंड सीट इज़ अ नाउन। सो आप देखिए इसके अंदर हेड वर्ड क्या है, वो आपके नाउन फ्रेज अली वाली बनेगी, तो अली जो है वो वहाँ पर हेड वर्ड होगा। द एजेंट रिजर्व्ड हिज सीट, द एजेंट वाला हिस्सा क्या है, सब्जेक्ट है। रिजर्व्ड इज़ अ वर्ब, हिज। अच्छा, अब ये देखिए कि एक सेंटेंस जो होता है, अगर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो ट्रेडिशनल ग्रामर होती है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट पोर्शन वो होता है जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन मौजूद होता है, और प्रेडिकेट वो होता है जिसमें वर्ब मौजूद होता है। यानी हम सिंटैक्स की ज़ुबान में जिसको वर्ब फ्रेज़ कहते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर की ज़ुबान में उसे प्रेडिकेट, और सिंटैक्स की ज़ुबान में जिसे हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर में उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं द हेड जो है हमारे पास नाउन फ्रेज़ में, एक तो हमारे पास एजेंट है। एजेंट हमारे पास क्या है जनाब, इट इज़ द हेड ऑफ द नाउन फ्रेज़, और मॉडिफायर हमारे पास यहाँ पर द मौजूद। अब मॉडिफायर की शक्ल क्या है, मॉडिफायर की जो शक्ल यहाँ मौजूद है वो डिटर्मिनर है, और हेड की जो यहाँ पर यानी एजेंट या हेड वर्ड जो है वो उसकी जो शक्ल है वो नाउन है। द एजेंट रिजर्व्ड हिज सीट, रिज़र्व जो है इट इज़ अगेन द हेड वर्ड, क्योंकि ये वर्ब है और ये वर्ब के साथ इसकी पास्ट फॉर्म है। हेड वर्ड हमारे पास रिज़र्व्ड है। उसके साथ अब हमने देखा ये वाला हिस्सा तो हमारे पास वर्ब था, लेकिन हमारी ये पूरी जो हिस्सा है ये वर्ब फ्रेज़ है। वर्ब फ्रेज़ में हमारे पास ये वाला हिस्सा तो वर्ब है, लेकिन इस रेस्ट ऑफ द पार्ट का क्या, ये रेस्ट ऑफ पार्ट क्या है, इसमें चूँकि ये नाउन है तो हमें फौरी तौर पर पता चल जाना चाहिए कि जो रेस्ट ऑफ पार्ट है ये अगेन नाउन फ्रेज़ बनाया। इस नाउन फ्रेज़ में हमारे पास क्या था, एक तो हेडवर्ड था, हेडवर्ड हमारे पास सीट था, और एक उसके साथ मॉडिफायर है जो कि हिज है, और हिज क्या है, प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन हैज़ बिन मॉडिफाइंग दिस नाउन। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच इनफ फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाए, काइंडली इसको गौर से सुना कीजिए, नोट किया कीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।